नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोविंदम बायोलॉजी क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए, पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था कि जब हमने माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणु धनी की जब हमने संरचना की बात की थी, तो हमने उसकी संरचना को दो भागों में बांटा था। एक तो माइक्रोस्पोरेंजियम की जो भित्ति होती है उसकी बात की थी, और दूसरे हमने बात की थी बीजाणुजन कोशिकाओं की स्पोरोजिनस सेल्स की। भित्ति के अंदर चार जो उसकी जो परतें थी उनकी बात कर ली थी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। उसके बाद जो दूसरा जो उसका पार्ट था या दूसरा जो भाग था इसका, वो था बीजाणुजन कोशिकाएं, स्पोरोजिनस सेल्स। थोड़ा देख लेते हैं, याद हो जाएगा आपको भी। देखिए, जब हमने पराग कोश की टीएस काटी थी तो आपको इस प्रकार से दिखाई दिया था। ये पराग कोश की टीएस के अंदर ये चार परतें थी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। टेपिटम के अंदर द्विगुणित अवस्था में, किस अवस्था में? द्विगुणित डिप्लॉयड अवस्था में कुछ सेल्स थी जिनको हमने बोला था बीजाणुजन कोशिकाएं। बीजाणुजन कोशिकाएं, स्पोरोजिनस सेल्स। किस अवस्था में थी ये? जो स्पोरोजिनस सेल्स है वो द्विगुणित अवस्था में होती है। कहां पे होती है? ये होती है लघु बीजाणु धनी, माइक्रो स्पोरेंजियम में। किससे घिरी होती है? ये होती है टेपिटम की परत से। इस प्रकार से अभी तक आपको ये याद हो गया कि साहब ये चार परतें थी, ये बात कर चुके थे। टेपिटम घेरे रहती है माइक्रोस्पोरेंजियम को, और जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसमें बीजाणुजन सेल्स होती है जो डिप्लॉयड अवस्था में होती है। अब आगे देखिए, यहां से अपने टॉपिक पे लेके आएंगे इसको अपन। देखिए, जो बीजाणुजन जो कोशिकाएं होती है, स्पोरोजिनस जो सेल्स होती है, यही मेच्योर होने के बाद में लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इंग्लिश में लिखो तो आप इसे माइक्रो स्पोर मदर सेल में। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण कौन कर रही है? बीजाणुजन कोशिकाएं ही कर रही है, स्पोरोजिनस सेल्स ही कर रही है। अब देखिए, स्पोरोजिनस सेल्स है वो होती है द्विगुणित अवस्था में, और स्पोरोजिनस सेल्स है वही क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है। क्या हो रही है? कन्वर्ट। मतलब इनमें कोई डिवीजन नहीं हो रहा है। ये लघु जो बीजाणुजन कोशिकाएं हैं यही आगे जाके मेच्योर होने के बाद में लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कन्वर्ट हो जाती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, आप यदि इन्हें चाहें तो पराग मात्र कोशिका भी बोल सकते हो। पराग मात्र कोशिका, कोलन मदर सेल। देखिए, अब ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहां पे है? ये है लघु बीजाणु धनी में। अब इस लघु बीजाणु, ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसमें लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। देखिए कैसे। देखिए, ये डिप्लॉयड अवस्था के अंदर है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, माइक्रो स्पोर मदर सेल। किस अवस्था में है ये? यह है डिप्लॉयड अवस्था के अंदर ये। अब इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में हमें क्या करवाना है? लघु बीजाणु जनन करवा रहे हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसके अंदर होता है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस होता है ये। अब आगे देखिए, जब कोशिका विभाजन होता है तो वो होता है दो प्रकार से। एक होता है समसूत्री विभाजन, दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। वैसे एक असूत्री भी होता है ये, लेकिन हमारा जो मेन काम है वो यहाँ पे समसूत्री और अर्धसूत्री का काम है। समसूत्री की जब हम बात करते हैं तो समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? कि जब पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के बराबर होती है। मतलब जब पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के बराबर होती है तो हम उसको बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन। लेकिन जब पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी होती है तब हम उसे बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। तो ये जो द्विगुणित अवस्था में ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसके अंदर होता है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन होता है यहाँ पे। और हमें इस बात का पता है कि जो अर्धसूत्री विभाजन है वो होता है दो स्टेप में। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, मियोसिस सेकंड।
तो ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है ये क्या करेगी, ये करेगी अर्धसूत्री विभाजन, और वो होता है 2 स्टेप में। तो देखिए पहला ये है, ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है ये करेगी मियोसिस फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट करेगी। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जब ये करेगी तो ये जो मात्र कोशिका द्विगुणित अवस्था में है ये अगुणित अवस्था में हो जाएगी, और एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी जो कैसी होगी, जो होगी अगुणित अवस्था में, हैप्लॉइड अवस्था में होगी। लेकिन अभी तक देखिए मियोसिस फर्स्ट हुआ है, अभी तक मियोसिस सेकंड बाकी है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन, कोशिका डिवाइड हो गई, 1 से 2 बन गए हैं, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी ये जो कोशिकाएं बनी है इनके अंदर एक बार और डिवीजन होगा, वो होगा मियोसिस सेकंड। तो देखिए ये जो कोशिका है इसमें डिवीजन हुआ, और इससे क्या बन गई, 1 से 2 कोशिकाएं बन गई, और इस एक कोशिका से 2 कोशिका बन गई। कौन सा डिवीजन है, ये है मियोसिस सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो अर्धसूत्री विभाजन है वो 2 स्टेप पूरा होता है, फर्स्ट और सेकंड। जब फर्स्ट होता है एक मात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिका बन गई, इसमें क्या होगा कि ये द्विगुणित अवस्था में है तो ये होती है अगुणित अवस्था में। अगुणित अवस्था में क्यों होती है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से कैसे होती है, आधी होती है। यही कारण है कि हम इसको न्यूनकारी विभाजन भी कह देते हैं। इसे क्या बोल देते हैं, न्यूनकारी विभाजन, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, कम होती है ये। लेकिन अभी मियोसिस फर्स्ट जो मियोसिस है वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसकी एक स्टेप हो रहा है। तो अब आगे क्या होगा कि ये जो कोशिका है ये आगे जाकर के वापस से क्या करेगी, विभाजन करेगी, और ये विभाजन कौन सा होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अब समझने वाली बात यह है कि देखिए यहाँ पे आपके 2n का n हो गया था ये, लेकिन ये n है और इनमें भी n ही है। तो देखो ये क्यों रहा, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड है उसका नाम ही अर्धसूत्री है, इसका जो काम है वो है समसूत्री विभाजन के समान। मतलब मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या है वो कैसी होगी, पुत्री कोशिका के बराबर, या ऐसे बोल दीजिए पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या मात्र कोशिका के बराबर होती है ये। तो देखिए आगे, तो इस प्रकार से जो द्विगुणित अवस्था में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, फर्स्ट से 2 कोशिकाएं बनी और सेकंड से 2 से 4 कोशिकाएं बन गई। तो इस प्रकार से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। ये किसका निर्माण हो गया, 4 माइक्रोस्पोर्स का, 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है ये। इसी को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन, कि एक द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं ये। तो आगे देखिए, तो देखिए ये थी डिप्लॉइड अवस्था में, ये जो मात्र कोशिका किस अवस्था में थी, डिप्लॉइड अवस्था में थी, और इनसे जो पुत्री कोशिकाएं बन रही है वो किस अवस्था में है, वो है हैप्लॉइड अवस्था में। इस अवस्था में हैप्लॉइड। तो जो माइक्रोस्पोर जो लघु बीजाणु बनेंगे वो क्या होंगे, वो हमेशा अगुणित अवस्था में होंगे। एक मात्र कोशिका से कितने बने, 4 लघु बीजाणु बनते हैं। ये कितने बनते हैं, 4 लघु बीजाणु बनते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। अब आगे देखिए, ये जो 4 लघु बीजाणु बनते हैं, ये 4 लघु बीजाणु 4 समूह, 4 के समूह में होते हैं, मतलब ये गुच्छे में होते हैं। ये 4 का जो समूह है, 4 सेल्स का जो समूह है, इसको हम बोलते हैं टेट्राड। क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं टेट्राड, चतुष्क। मतलब जो 4 लघु बीजाणु है वो किस अवस्था में है, वो है चतुष्क के रूप में। चतुष्क के रूप में क्यों है, क्योंकि ये जो 4 लघु बीजाणु है इनके चारों तरफ एक केलोज की परत पाई जाती है। ये तो केलोज परत के कारण से ये 4 लघु बीजाणु आपस में कैसे होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ये अब क्या होता है कि टेपिटम के द्वारा, ये जो टेपिटम है इसके द्वारा एक एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलते हैं केलेज एंजाइम। क्या बोलते हैं उसको, केलेज एंजाइम। ये केलेज एंजाइम क्या करता है कि ये जो केलोज परत है इस केलोज परत का अपगठन कर देता है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि केलोज परत टूट जाएगी और 4 लघु बीजाणु अलग अलग हो जाएंगे। ये चतुष्क से लघु बीजाणु अलग होने के बाद में इनकी आकृति गोल हो जाती है थोड़ी, और इन्हीं लघु बीजाणुओं को हम फिर बोलते हैं पराग कण। क्या बोलते थे उसको, पराग कण, पोलन ग्रेन, POLLENGRAN।
आयन, पोलन ग्रेन। तो आप यहां पे ये समझ सकते हो कि देखिए लघु बीजाणु है वो इनमेच्योर अवस्था है, जबकि जो पोलन ग्रेन है वो क्या है, वो है मेच्योर अवस्था है ये। तो मतलब लघु बीजाणु है उसी की परिपक्व अवस्था क्या कहलाती है, पराग कण कहलाता है ये। क्या कहलाता है, पराग कण कहलाता है ये। अब आगे यदि हम बात करें तो ये जो चतुष्क है ये क्या होता है कि ज्यादातर जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनमें जो लघु बीजाणु है वो किस अवस्था में थे, वो चतुष्क टेट्राड अवस्था में ही होते हैं। तो लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। कहां पे होता है, लघु बीजाणु थैली में लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। कौन करता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका करती है। तो लघु बीजाणु प्रेजेंट टाइम पे कहां पे है प्रक्रिया के बाद में, वो है साहब लघु बीजाणु धानी में। लघु बीजाणु ही जब चतुष्क से मुक्त हो जाते हैं, कैलोज परत से मुक्त हो जाते हैं, तो उनकी स्ट्रक्चर गोल हो जाती है, जिनको हम बोलते हैं परागकण। और ये परागकण किस अवस्था में होते हैं, ये होते हैं अगुणित अवस्था में, हैप्लॉइड अवस्था में। अब देखिए जब परागकोश है ये अपनी परिपक्व अवस्था में आता है तो क्या होता है, परागकोश फट जाता है और परागकण वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। तो परागकोश के परिपक्व होने पर परागकोश के फटने से और परागकणों के वातावरण में जो मुक्त होना है, इसी को हम क्या कहते हैं, परागकोश का स्फुटन। क्या कहते हैं उसको, परागकोश का स्फुटन होता है। अब ये प्रक्रिया कैसी होती है, देखिए ये है परागकोश की जो हम टीएस काटी थी, ये कोश की स्ट्रक्चर है। इसमें क्या दिखाया था हमने, सबसे बाहर ये जो परत है आपको जो नीले कलर वाली, ये है एपिडर्मिस की लेयर, उसके नीचे है एंडोथीशियम की लेयर, उसके नीचे कौन सी आती है, मिडिल लेयर और टेपिटम थी। लेकिन मिडिल लेयर और जो टेपिटम है उनका मुख्य जो कार्य था वो था पोषण प्रदान करना। तो मिडिल लेयर और टेपिटम को पोषण प्रदान करने के बाद में क्या होता है, उनका ह्रास हो जाता है, वो नष्ट हो जाती है, वो पूरी तरह से काम में आ जाती है। बस्ती क्या है, परागकोश में केवल 2 ही लेयर बची है, एक तो एपिडर्मिस और दूसरी एंडोथीशियम की। और क्या होता है आगे देखिए, ये जो एंडोथीशियम की सेल्स है इनके बीच बीच में विशेष सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं ओस्ट सेल्स, स्टोमियम। क्या बोलते हैं उसको, स्टोमियम बोलते हैं। तो आगे देखिए फिर क्या होता है कि जब परागकोश परिपक्व होता है तो इसकी जो एंडोथीशियम की जो सेल्स होती है जो आर्द्रता ग्राही प्रकृति की है, किस प्रकृति की है ये, आर्द्रता ग्राही प्रकृति की है, ये नमी वाली सेल्स है ये। तो जब परागकोश परिपक्व होता है तो एंडोथीशियम की जो सेल्स है इनमें से जल का ह्रास हो जाता है। जल क्या होता है, जल उड़ जाता है, या फिर ऐसे बोल दीजिए जल की कमी हो जाती है ये। तो जल का ह्रास होने से क्या होता है कि इनमें तनाव उत्पन्न होता है, इस पर में क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा। और वो दबाव कहां पड़ेगा, वो पड़ेगा ओस्ट सेल्स के ऊपर। कहां पे ये ओस्ट सेल्स, ये एंडोथीशियम सेल्स के बीच बीच में होती है। तो जल का ह्रास होने से जो ओस्ट स्टोमियम सेल्स है, ओस्ट सेल्स है, इन पे क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है, और परागकोश क्या होता है, फट जाता है। और परागकोश के फटते ही जो परिपक्व अवस्था में भी जो परागकण है ये क्या होते हैं, ये मुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, परागकण वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं परागकोश का स्फुटन बोलते हैं। फिर आगे देखिए, अब हम आगे अगर थोड़ा टॉपिक बात करें कि जो परागकोश का स्फुटन है वो अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार से होता है। इसकी कितनी विधियां हैं, इसकी 4 विधियां हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि जो परागकोश है इसका स्फुटन किन किन विधियों द्वारा होता है या कितने प्रकार से हो सकता है। तो देखिए परागकोश का जो स्फुटन है वो मुख्य रूप से होता है 4 प्रकार से। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। पहला है अनुप्रस्थ स्फुटन। पहला कौन सा है, अनुप्रस्थ स्फुटन। तो देखिए अनुप्रस्थ स्फुटन क्या होता है, देखिए जैसे ये परागकोश है, ये परागकोश है, ये इसके अंदर क्या है, ये परागकण है ये। तो पहला है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ में क्या होता है कि ये परागकोश से इसके बीचों बीच में से, इसके बीचों बीच में से क्या होता है, परागकोश यूं फट जाता है। ये देखिए बीचों बीच में से, मतलब अनुप्रस्थ रूप से क्या होता है, ये आड़े रूप से क्या होता है, यहां से ये फट जाता है और परागकण वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, देखिए यहां से तो ये हो गया स्फुटन, और जो वातावरण में मुक्त हो रहे हैं वो कौन है, यहाँ पे परागकण। तो पहला प्रकार हो गया कि साहब अनुप्रस्थ रूप से स्फुटन होता है, किसमें होता है, इसका उदाहरण है तुलसी। तुलसी के अंदर परागकोश का अनुप्रस्थ रूप से स्फुटन होता है, मतलब परागकोश से बीचों बीच में से फटे जाता है, ये होता है तुलसी के अंदर। दूसरा है लंबवत स्फुटन। दूसरा क्या है, लंबवत स्फुटन। देखो लंबवत में क्या होता है कि ये मान लीजिए परागकोश है, ये लंबवत में क्या होता है कि परागकोश है इसकी दोनों पालियों के अंदर बीच में से फटता है। ये देखिए ये स्फुटन कहां से हो रहा है,
बीच में से। ये कैसा हुआ, ये बीच में से फटा ये, और परागकण क्या हो गए, वातावरण में मुक्त हो गए। तो ये लंबवत स्फुटित होता है, तो इसको बोलते हैं लंबवत स्फुटन। ये किसमें होता है, ये होता है धतूरा और कपास में होता है। ये तीसरी जो विधि है या तीसरे प्रकार का जो स्फुटन है वो होता है छिद्रमय स्फुटन। क्या होता है, छिद्रमय स्फुटन। इसमें क्या होता है, ये लीजिए परागकोश, इसमें क्या होता है, परागकोश का जो शीर्ष है वहां पे दोनों पालियों में एक ये क्या बनता है, छिद्र बनता है। ये क्या हो गया, ये छिद्र, होल हो गया। ये यहां से छिद्र बनता है और इस छिद्र में से जो परागकण ये बाहर क्या होते हैं, वातावरण में मुक्त हो जाते हैं। इसको बोलते हैं छिद्रमय स्फुटन। किसमें होता है, ये होता है मकोई में। किसमें होता है, ये मकोई में होता है। और जो चौथे प्रकार का है वो है कपाटीय स्फुटन, कपाट बनना। देखिए कैसे, ये परागकोश, इसमें क्या होता है, यहां से कपाट बनेगा। ये तो दोनों में क्या एक कपाट बन गया। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो परागकोश की जो आप छाल बोल दो, स्किन बोल दो, ये क्या होती है, यहाँ से ये हट जाती है। ये हटने के बाद में अलग नहीं होती, होल बना है लेकिन ये क्या अलग नहीं हुआ। इसको बोलते हैं कपाट, खुलने बंद होने वाला ये। तो कपाट, यहाँ से कपाट के रूप में ये फटता है, ये यहाँ से परागकण वातावरण मुक्त हो जाते हैं। और इस प्रकार का जो स्फुटन होता है वो होता है बारबेरी में। तो आज हमने ये पढ़ा है कि आज के टॉपिक में हमने ये पढ़ लिया कि साहब परागकोश का स्फुटन किस प्रकार में होता है, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया क्या है, और परागकोश का जो स्फुटन है वो किन किन विधियों द्वारा होता है और कौन कौन से पौधों में होता है। ये अगर आज का मेरा ये जो वीडियो है अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।